Hello everyone, welcome to Success Classes. I am Gaurav Soin and I am back with the part 2 of analysis of previous year questions of doctoral entrance test. और हम लोगों ने ऐसे पिछले वीडियो में अपनी बात की थी पार्ट 1 में कि हम लोग ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टर एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हो, हम लोग लाते रहेंगे, जिससे आप लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आपको पता चले कि किस तरीके से तैयारी करनी है। बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो एक साल में एक ही बार आती हैं और आपको पूरी तरीके से वो कोशिश करना है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम या हम कह सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ अडॉप्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हमारी YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग को जो भी हम लोग अपडेट्स देना चाहते हैं रिगार्डिंग रिसर्च, रिगार्डिंग कॉमर्स और रिगार्डिंग एनी अदर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एनी एडमिशन नोटिफिकेशन ऑफ पीएचडी और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, तो आपको टाइम टू टाइम बेसिस में मिल जाए और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम लोग अपना वीडियो पोस्ट करें। तो हमारी सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट डाले हुए हैं। आप इसको डाउनलोड करके इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अब हैं। ये मैंने आपको पिछले पार्ट 1 में पूछा था और मैंने बोला था कि मैं पार्ट 2 में आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा, तो आप लोग को आंसर मिल गया। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकंड एनालिसिस ऑफ डाटा, थर्ड सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल या फोर्थ कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब कुल मिलाकर के ये पूछ रहे हैं कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है ये जो है इसके बाद में क्या आता है। अगर हिंदी में अगर अपन बात करें तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद में क्या आता है ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन सी है। बिकॉज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू है ना राइट डाउन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन एज पर दैट वी हैव टू सेट आवर ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू सेलेक्ट द रिसर्च टूल, देन विद द हेल्प ऑफ दैट रिसर्च टूल वी कलेक्ट द डाटा और उसके बाद उसी डाटा का अपन करेंगे एनालिसिस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको सीक्वेंस भी बना दिया कि कैसे आपका ये प्रोसेस चालू होता है, प्रोसेस एंड तक जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड ऑफ रिसर्च इज एसोसिएटेड विद कंट्रोल, सैंपल, वैलिडिटी, रिलेटेड विद इन्फरेंस या ऑल ऑफ द अबव। एक्स पोस्ट फैक्टो किसके साथ एसोसिएटेड है? कंट्रोल, सैंपल, वैलिडिटी या ऑल ऑफ द अबव। एक चीज़ बस हमें पता है नहीं होती एक्स पोस्ट फैक्टो में, बाकी सब तो होती ही है ना। आपको आंसर मिल गया। मैनिपुलेशन नहीं होता एक्स पोस्ट फैक्टो में, बाकी वहाँ कंट्रोल भी कर सकते हो। मतलब एक्सपेरिमेंट का सब कुछ होता है। एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आता है? रैंडमनेस, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल, वो सारी चीज़ें होती हैं। बस इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो में मैनिपुलेशन की कमी होती है, मैनिपुलेशन नहीं होता इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, विच इज़ डी। कंट्रोल भी होता है बिकॉज हमने बोला कि एक्स पोस्ट फैक्टो के सारे गुण होते हैं, बस मैनिपुलेशन से ये मार्क्स खा गया एक्स पोस्ट फैक्टो। सैंपल भी हम इसमें लेते हैं, इसको बिफोर आफ्टर करते हैं, और वैलिडिटी भी अपन को पता चलती है रिलेटेड विद द इन्फरेंस कि वैलिड है या नहीं, अपने को इसका आइडिया होता है। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट, रिसर्चर पॉइंट्स दैट performance related pay increase, employee motivation, which in turn leads to an increase in job satisfaction. What kind of variable is motivation in this study? है ना, इसको मैं ऐसा समझा देता हूँ आपको। किसी एम्प्लॉयर ने आपका पे इंक्रीज किया, उसके बाद उससे आप मोटिवेट हुए और मोटिवेट से आपको जॉब सेटिस्फैक्शन हुआ। तो ये जो वेरिएबल है मोटिवेशन, ये कौन सा है? एक्सटर्नल, कंफाउंडिंग, इंटरवीनिंग या मैनिपुलेटेड? इसका आंसर ही बड़ा आसान है, बीच में आ रहा है ये, तो क्या हो सकता है? बीच में आता नहीं बोलते, आप हमारे मुद्दों पे, आप हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर मत करिए, इंटरवीन मत करिए। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, इंटरवीनिंग वेरिएबल। वैसे भी अपन ने अगर जो चार्ट अपने अभी देखा था उसमें बीच में वो आ रहा था तो वो इंटरवीनिंग हो गया। ठीक है, और एक्सटर्नल्स और कंफाउंडिंग जनरली अपन कह सकते हैं ये नेगेटिव होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, और इंटरवीनिंग जो होता है ये इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जैसे कि अभी अपन ने प्रोसेस देखा कि एक इंसान की पे इंक्रीज हो रहा है तो वो खुश हो गया है, मेरे को और अच्छे से काम करना है, मेरे बारे में इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन सोचता है, मोटिवेशन बढ़ा और ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फाई हो गया। तो ये बीच में आ रहा है इसलिए वो हो गया इंटरवीनिंग
वेरिएबल, एक्सटर्नस कंफाउंडिंग नहीं होगा, ना ही मैनिपुलेटेड होगा। मैनिपुलेशन तो हम वैसे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में, दैट इज कंट्रोल्ड ग्रुप इज अ टर्म यूज्ड इन सर्वे रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल या डिस्क्रिप्टिव। इसका तो अभी आंसर दिया है मैंने। कंट्रोल किस में होता है, अभी क्या बताया था मैंने? सिंपल, कंट्रोल होता है एक्सपेरिमेंटल में, उसमें कोई दो राह ही नहीं है। रैंडमनेस, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऊपर दिख रहा है, 2 पेजेस में था इसलिए मैंने कट कर दिया इसको। हिंदी में भी आप देख सकते हैं इसका अनुवाद कैसे ट्रांसलेट हुआ। द कंट्रोल्ड जो ग्रुप होता है इट इज़ बेसिकली इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन? प्रोवाइडिंग आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन, कंट्रोलिंग द वेरिएंसेस, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, ये जो मैं करवा रहा हूँ ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी का डीटी का 2019 का पेपर है जो मैंने दिया था, और इसको कंप्लीट कराने के बाद मैं और भी पेपर मैंने रखे हुए हैं, वो भी मैं लेके आऊँगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के भी मैंने कुछ निकाले हैं, वो भी मैं इसका भी एनालिसिस करूँगा जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। रिसर्च डिज़ाइन का पर्पस क्या है? सिंपल, बोथ ए एंड बी, दोनों हैं, है ना। हम रिसर्च डिज़ाइन जो हम लोग बनाते हैं अब इन आवर रिसर्च प्रोसेस, उसमें हम लोग रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। हम पूरा प्रोसेस इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। इससे हम लोगों को जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका हमें हम एक कंक्लूजन तक पहुंच जाए, अपन कह सकते हैं। तो हमें जो भी रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पता चलते हैं, साथ ही साथ हम वेरिएंसेस को कंट्रोल करते हैं। ये किसका पार्ट है? ये एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे रिसर्च स्टडी को अफेक्ट कर सकती है, हमारा आंसर को मिसलीड कर सकती है, हमारा हम जो चाहते हैं उससे हम भटक सकते हैं, उस चीज़ों को अपन कंट्रोल करते हैं। ऐसे वेरिएंसेस को, ऐसे डिफरेंसेस को अपन कंट्रोल करते हैं। तो हमें ये दोनों चीज़ें ध्यान देनी चाहिए जब भी हम रिसर्च डिज़ाइन बनाने का सोच रहे हैं इन आवर रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। जो आंसर है रिसर्च क्वेश्चन का वो आंसर आना चाहिए, और जो भी वेरिएंसेस हैं जो हमारे आंसर को डेविएट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको अपने को कंट्रोल करना है, जिससे अपन जो चाहते हैं वो अपने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 12, इन द पर्पसिव मेथड ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन, पर्पसिव मेथड कौन सा है? इट इज ए काइंड ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी। आइटम्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू अ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, पर्सनल जजमेंट, लॉ ऑफ सर्टेनिटी एंड नन ऑफ द अबव। पर्पसिव जो होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। इसमें से आइटम्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, पर्पस समझ में आ रहा है, मेरे पर्पस के अकॉर्डिंगली मैं सेलेक्ट करूँगा। मुझे इससे ये लग रहा है कि इससे मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है तो मैं उसके पास जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है मेरा? यहाँ इन्वॉल्व है मेरा पर्सनल जजमेंट, मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे पर्पस के अकॉर्डिंगली, जो जिस चीज़ का मैंने पर्पस बनाया हुआ है कि मुझे इस चीज़ से रिलेटेड देखना है, या अगर रिसर्च पेपर ये बनाया कि मुझे कोरोना किस तरीके से अफेक्ट करता है एक इंसान की ह्यूमन बॉडी को, तो मैं एक कोरोना पेशेंट का एनालिसिस करने का सोचूंगा, बिकॉज उससे मुझे पता चलेगा कि कैसे इनटेक गया, और कैसे मैंने आप लोग को बताया था अपने एब्स्ट्रैक्ट वाले वीडियो में कि कैसे वो हमारे जो लंग्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है। तो मैं उन्हीं लोग के पास जाऊंगा, बिकॉज मेरा पर्पस ही है। मैं किसी नॉन कोरोना पेशेंट के पास क्यों जाऊंगा जो कोरोना नेगेटिव है, ठीक है। तो पर्पसिव मीन्स आप कह सकते हैं पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंगली, और इसमें लॉ प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिकॉज पर्पसिव इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सर्टेनिटी भी नहीं आएगा, सर्टेनिटी भी जनरली हम प्रोबेबिलिटी में रखते हैं। तो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पर्सनल जजमेंट। ओके, नेक्स्ट, a researcher designs an experiment to test how variables interact to influence job seekers seeking behaviors. The main purpose of the study was, एक रिसर्च डिज़ाइन बनाया गया, रिसर्च डिज़ाइन बनाया है जिसमें वो ये जानना चाहता है कि कैसे एक वेरिएबल हाउ वेरिएबल इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस जॉब सीकर बिहेवियर, कैसे एक वेरिएबल एक जॉब सीकर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। कोई एक वेरिएबल उन्होंने अज्यूम किया हुआ, कैसे वो जॉब सीकिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। हाउ वर्ड पे फोकस करिएगा, हाउ, HOW। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सबसे इजी, दैट इज एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। डी, स्पष्टीकरण इज द आंसर। क्यों स्पष्टीकरण आंसर है? बिकॉज हम यहाँ ढूंढ रहे हैं ना, वाई, हाउ, कैसे, हम ये ढूंढ रहे हैं। हाउ वेरिएबल इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस जॉब सीकिंग बिहेवियर। हाउ जहां वर्ड आ जाएगा तो एक तरीके से हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। डिस्क्रिप्टिव तो होगा नहीं, डिस्क्रिप्टिव में आता है व्हाट।
प्रिडिक्शन भी नहीं होगा, प्रिडिक्शन मीन्स अनुमान लगाना। एक्सप्लोरेशन तो आपका एक्सप्लोरेटिव मीन्स पायलट टेस्टिंग हो गया। एक्सप्लेन जरूर कर रहा है कि कैसे यार आपका जॉब सीकिंग बिहेवियर को कैसे ये वेरिएबल करता है, जरा बताओ मुझे। तो उसने बोला कि ओके आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ एक्सप्लेन करता हूँ, रुको, तो वो हो जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन। ओके नेक्स्ट, ये हिंदी है उसकी। ओके दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अ स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड ऑन, तो बहुत ही आसान है, ऐसे ही होमवर्क दे दिया। अ स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, व्हाइल द मेजर बेस्ड ऑन सैंपल इज नोन एज, बहुत ईजी है, एसएस। सैंपल पैरामीटर, इन्फरेंस, स्टैटिस्टिक्स, नन ऑफ द अबव। तो आप लोग को इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज एक एनालिसिस वीडियो किया। अभी हम लोग 14 तक पहुंचे हैं, 14 से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। ऐसे में और आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो श्योर शॉट अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोग को टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।